हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो 14 दिसंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, इसकी पर्सनल गारंटी मैं ले लेता हूं, कंटेंट की गारंटी मेरी है। आप लोग अपनी तरफ से लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। दीज आर द टू थिंग्स दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड, जस्ट लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। एंड इसके अलावा जिनको भी हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम ज्वाइन करना है यूपीएससी 2022 के लिए, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के बारे में। जो सवाल मैंने आपको दिए हैं फॉर द प्रीलिम्स प्रैक्टिस, तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी जाएगी और इससे अपने कुछ क्वेश्चंस भी क्लियर होते हैं। अगर कुछ चीज़ें हैं तो उनका रिवीजन भी हो जाता है। तो पहला जो सवाल है बेसिकली वो है, विद रेफरेंस टू IXPE मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि IXPE मिशन से संबंधित है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है IXPE मिशन इज बेसिकली ए जॉइंट एफर्ट बाय नासा एंड इसरो, यानी कि नासा और इसरो का जॉइंट एफर्ट है ये। दूसरा है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड ऑन द मिशन विल ऑब्जर्व द पोलराइज्ड एक्सरेज फ्रॉम न्यूट्रॉन स्टार्स एंड सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, यानी कि न्यूट्रॉन स्टार्स एंड सुपरमैसिव ब्लैक होल्स से आने वाले पोलराइज्ड एक्सरे को स्टडी करेगा ये मिशन। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 है, संपन्न। संपन्न न्यूज में रहता है, क्या है संपन्न? ऑप्शंस है, इट्स एन ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट्स अ प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन द पावर सेक्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म फोकसिंग ऑन मशीन टूल सेक्टर। या डी कह रहा है, सिस्टम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन लोकल बॉडी काउंसिल्स। तो संपन्न इनमें से किससे संबंधित है आपको बताना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, संरचना, दृष्टि, सर्ज, काइट, दीज आर इन न्यूज। आपको बताना है कि ये टर्म्स किससे संबंधित है। संरचना, दृष्टि, सर्ज एंड काइट, दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू। अब पहला है, प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्रूव ऑनलाइन एजुकेशन इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। दूसरा है, इट्स एन अवेयरनेस कैंपेन टू इम्प्रूव कोविड-19 वैक्सीनेशन। थर्ड है, इट्स प्लेटफॉर्म टू फॉस्टर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन हैवी इंडस्ट्रीज। और चौथा है, न्यूली प्लान्ड सुपर कंप्यूटर्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये 3 सवाल थे। पहला सवाल तो मैंने बिल्कुल पढ़ाया है, 2 आज मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपने नहीं जानते होंगे मे बी, और जो जानता है वो मेरे को बता दे कि किसको आता है। तो यू पीपल विल आंसर दिस क्वेश्चंस। आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपको आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आंसर्स हैं, पहला सवाल जो मैंने IXPE मिशन का पूछा, इसका आंसर है बी, यानी कि 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि IXPE मिशन जो है वो नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो अगर आपने मेरा न्यूज़ एनालिसिस ही पढ़ा होगा तो आपको IXPE मिशन के बारे में आई थिंक 2-3 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा सवाल, संपन्न क्या है? तो संपन्न एक ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम, इट्स एन ऑनलाइन पेंशन पेमेंट एंड प्रोसेसिंग सिस्टम। ये संपन्न के बारे में आप याद रखिएगा। और तीसरा मैंने पूछा, संरचना, दृष्टि, सर्च और काइट क्या है? तो एक्चुअली रिसेंटली कुछ इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के लिए टू फॉस्टर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, दीज आर द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको दे रहा हूं, जिसका आंसर आप टेलीग्राम में भी लिख सकते हैं, जो हमारा ग्रुप है आंसर राइटिंग का। काफ़ी लोग उसमें जुड़ गए, आई थिंक 500 से ज़्यादा उसमें लोग जुड़े हुए हैं, और दे आर कॉन्स्टेंटली राइटिंग द आंसर्स एंड रिव्यूइंग द आंसर्स एज वेल। तो नीचे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जो भी हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आज का मेंस क्वेश्चन है, हाउ अमेरिका मूव्ड फ्रॉम बीइंग कॉल्ड द माइटी सुपर पावर टू सम जस्ट अनदर पावर। तो आपको बताना है कि किस तरीके से अमेरिका का ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम बीइंग कॉल्ड द माइटीएस्ट सुपर पावर, जो सबसे पावरफुल था, वहां से टू जस्ट अनदर पावर। तो एक दूसरी पावर की तरह ही अब अमेरिका को भी लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको इसके एविडेंसेस, इंस्टेंसेस लिखने पड़ेंगे। तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ अमेरिका मूव्ड फ्रॉम बीइंग कॉल्ड द माइटी सुपर पावर टू सम जस्ट अनदर पावर, डिस्कस दिस ट्रांजिशन एंड द वे फॉरवर्ड। आगे क्या होगा और किस तरीके से इंटरनेशनल अफेयर्स चलेंगे विद अमेरिका कॉल्ड जस्ट अनदर पावर। आपको ट्रांजिशन भी डिस्कस करना है, मतलब उसके एविडेंसेस और उसके इंस्टेंसेस भी आपको डिस्कस करने हैं।
मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने 6 वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड 6 वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स। तो 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स है जो कि लॉन्च किए हैं किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने। अब ये 6 कौन कौन से हैं इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता दूं। दीज आर द 6 प्लेटफॉर्म्स। द नेम्स आर, फर्स्ट इज टेक्नोवस। टेक्नोवस क्या है? इट हैज बीन मेंटेन्ड बाय ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ARAI इसको मेंटेन करेगा, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एंड दिस प्लेटफॉर्म फोकसेस ऑन द ऑटोमोटिव सेक्टर। ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर फोकस करेगा टेक्नोवस। सेकंड इज संरचना। संरचना इज बेसिकली मेंटेन्ड बाय भेल एंड दिस प्लेटफॉर्म विल फोकस ऑन द पावर सेक्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। संरचना विल फोकस ऑन द power sector and renewable energy sector. Then third is Drishti. Drishti has been set up and maintained by Central Manufacturing Technology Institute, Bengaluru, यानी कि CMTI, Central Manufacturing Technology Institute, CMTI, Bengaluru इसको maintain कर रहा है। And it focuses on the various technologies associated with capital goods. It focuses on various technologies associated with the capital goods. So I hope you will remember this as well. Then चौथा है Aspire. Fourth one is Aspire. It is maintained by International Center for Automotive Technology, ICAT, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, एंड इट फोकसेस ऑन द ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट। तो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए Aspire भी करता है। देन काइट, इट इज मेंटेन्ड बाय AMTDC IIT मद्रास एंड इट फोकसेस ऑन द रोबोटिक्स एंड वर्चुअल रियलिटी मशीन टूल्स। ठीक है ना, तो काइट जो है वो वर्चुअल रियलिटी मशीन टूल्स इन पे फोकस करता है, इसको आप याद रखिएगा। एंड लास्ट इज सर्ज। सिक्स्थ वन इज सर्ज, maintained by HMT MTL Limited, ISC Bangalore, आंसर टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म फोकसिंग ऑन मशीन टूल सेक्टर। तो मशीन टूल पे ही काम करता है ये सर्ज भी। तो दीज आर द 6 प्लेटफॉर्म्स, दीज आर द 6 प्लेटफॉर्म्स, इनके नाम याद रखिएगा। एंड दे आर रिलेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। उन्होंने लॉन्च किए 6 प्लेटफॉर्म, सारे अलग अलग जगह पर है। संरचना जैसे कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से वो भेल में लोकेटेड है। अस्पायर आपका बेसिकली ICAT में लोकेटेड है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। काइट आपका AMTDC IIT मद्रास के उसमें है, कोलैबोरेशन में, रोबोटिक्स से रिलेटेड है। सर्ज आपका मशीन टूल सेक्टर से रिलेटेड HMT और ISC बेंगलुरु के बीच में है। ठीक है ना, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। अगली जो न्यूज है वो है ओवर 1 लाख पीपल हैव रिसीव्ड पेंशंस डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट थ्रू संपन्न। अब संपन्न क्या है? संपन्न का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। नाम से ही क्लियर है, संपन्न का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन प्रोजेक्ट इसको हम बोलते हैं। संपन्न इसका फुल फॉर्म है, और संपन्न के ही थ्रू बेसिकली कई लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन डायरेक्टली बैंक में अकाउंट में उनको मिली है। ठीक है ना, तो संपन्न वॉज लॉन्च्ड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट CGCA, है ना, एंड ये 2018 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस के द्वारा। द पर्पस इज सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम। ठीक है ना, द पर्पस ऑफ दिस इज अ सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन पेंशनर्स। ठीक है ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन पेंशनर्स के लिए ही है ये संपन्न। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, इसीलिए इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस ने लॉन्च किया है। बट संपन्न आप याद रखिएगा, इट्स अ गुड इनिशिएटिव फॉर द ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेंशन एंड ऑल, ताकि क्रेडिट डायरेक्टली आपके जो पेंशनर्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स में हो जाए। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। इसको ओवरऑल पैन इंडिया किया जा सकता है ना, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है हैदरपुर वेटलैंड एडेड टू द रामसर साइट, नाउ द टैली गोज अप टू 47। तो इंडिया के जो रामसर साइट्स हैं उनका नंबर बढ़ गया है, एंड नाउ देयर आर 47 रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया। 46 पहले थी, एक अब ये बढ़ गई है, तो इसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? ये बिजनौर गंगा बैरेज वाले रीजन में है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में फॉल करता है। हैदरपुर वेटलैंड ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज 47th रामसर साइट्स इन द कंट्री एंड 10th इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 10वीं और ओवरऑल 47th रामसर साइट है। हैदरपुर वेटलैंड की अगर हम बात करें तो इट्स अ ह्यूमन मेड वेटलैंड सिचुएटेड ऑन द मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर इन उत्तर प्रदेश। तो मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर जो है वहाँ पर ये लाई करता है, और ये इंडिया का जो है
वो 47th साइट है। दिस इज़ द 47th साइट इन इंडिया एंड उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। हैदरपुर नाम है इसका, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। वेटलैंड्स आपको पता ही है ना, उसके लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था, ईरान में है रामसर नाम की जगह, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप फाइनली हैदरपुर को जो भी मिल गया। 1971 में ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था, ठीक है ना। और नौ नौ आई थिंक 9 हो गए हैं, 10 नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में, आई थिंक 9 है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो दिस इज द थिंग नाउ 9 इसको याद रखिएगा, 10 मत करिएगा, ठीक है। और इसके पहले अभी रिसेंटली हुए थे कीथम लेक, आपको याद होगा कीथम लेक, जो कि सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी आगरा में यहाँ पर लाई करता है, कीथम लेक, है ना। तो कीथम लेक भी हुआ था जब, तो उत्तर प्रदेश में वो था। इसके अलावा नवाबगंज है उन्नाव में, पार्वती आरंग है गोंड में, है ना। और इसके अलावा समान है मैनपुरी में, समसपुर है रायबरेली में, सांदी है, हरदोई में, सरसाई है, इन इटावा, इन ये भी रामसर साइट्स हैं, ठीक है ना। दीज आर द अगेन रामसर साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। जो पहली रामसर साइट्स थी उत्तर प्रदेश की, वो थी अपर गंगा रिवर स्ट्रेच था। अपर गंगा को रामसर साइट घोषित किया गया था, 2005 में ही कर दिया गया था। तो आप उसको याद रखेगा, 2005 में किया गया था। तो ये 8-9 हो गए आई थिंक, तो इसको याद रखेगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। आगे हम यहाँ पर आते हैं एडिटोरियल पार्ट पे। तो जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है द फैदमिंग द न्यू वर्ड डिसऑर्डर। फैदमिंग द न्यू वर्ड डिसऑर्डर। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है वर्ड में किस तरीके से चल रहा है चीज़ें और कौन पावरफुल है कौन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने अमेरिका की बात की है, और अमेरिका के लिए इन्होंने बोला कि भैया अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से ये भागे तो उसके दो पॉसिबल रीजनिंग थी, दो पॉसिबल रीजनिंग। पहली रीजनिंग ये थी कि अमेरिका जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर रहा है। अमेरिका इज चेंजिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी इन स्टैंड एंड नाउ इट विल फोकस ऑन चाइना। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इट वॉज राइट बट इट इज ओनली पार्शली राइट। दूसरा ये पॉइंट भी सही है कि अमेरिका वॉज नॉट एबल टू विन अ वॉर जस्ट लाइक इट वॉज नॉट एबल टू विन द वियतनामीज वॉर। जैसे कि ये वियतनाम का वॉर नहीं जीत पाया, उसी तरीके से अफगानिस्तान के वॉर को 20 साल तक लड़ने के बाद भी ये नहीं जीत पाया। सो बोथ रीजंस आर करेक्ट। हम किसी एक रीजन को नहीं बोल सकते हैं कि करेक्ट है, बोथ रीजंस आर करेक्ट। द फर्स्ट रीजन वाज आल्सो राइट, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भैया अपने फॉरेन पॉलिसी के इंस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, नाउ वी विल फोकस मोर अगेंस्ट चाइना। सेकंड इज अमेरिका वाज नॉट एबल टू विन दिस वॉर एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज टू शिफ्ट टुवर्ड्स दैट फोकस, shift its focus now to other things and stop wasting money and personal। तो that was the thing, major thing, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। अब ऑथर ने इसके अलावा बोला है कि जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वर्ल्ड में जिसमें कि जो पावरफुल नेशंस हैं वो कई बार हार जाते हैं। जैसे कि ब्रिटेन, बहुत ही ग्लोरी था, सन नेवर सेट्स इन ब्रिटेन कहा जाता था, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद ब्रिटेन की जो ग्लोरी थी वो खत्म हो गई, ठीक है ना। इसके बाद जो 1956 का स्वेज क्राइसिस था, वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने सोवियत और अमेरिका ने फ्रांस को और यूके को पूरी तरीके से, उसका जो फाइनल नेल इन द कॉफिन बोलते हैं, तो फ्रांस और ब्रिटेन के फाइनल नेल इन द कॉफिन किया इन द स्वेज क्राइसिस। जब फ्रांस वहाँ पे इजरायली फोर्सेस के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहा था तो अमेरिका और यूएसएसआर ने इनको डांटा और ये चुप हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा हमने देखा है कि सोवियत यूनियन का ही, सोवियत का विड्रॉल हमने देखा है फ्रॉम द अफगानिस्तान 1989 में। 1989 में हमने सोवियत का विड्रॉल देखा और 1991 में सोवियत का फिर डिसइंटीग्रेशन ही हो जाता है। तो ये भी एक पावरफुल ब्लॉक था जो कि नहीं सर्वाइव कर पाया, विच टॉर्टर टू इट्स फॉल ओनली, है ना। तो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है बेसिकली कि यूएस भी इमीडिएट थ्रेट फेस कर रहा है ऑफ सुपर पावर स्टेटस। जो सुपर पावर स्टेटस मिला है यूएसए को, उसको बहुत एमिनेंट थ्रेट है, दैट इज एन एमिनेंट थ्रेट। और ये थ्रेट 3 स्पेसिफिक नेशन से आ रही हैं, 3 स्पेसिफिक नेशंस आर देयर जहाँ से ये थ्रेट आ रही है। पहला जो नेशन है वो है ईरान। अब ऑथर ने यहाँ पे बताया कि भैया ईरान की अगर आप कंडीशन देखो तो ईरान को न्यूक्लियर डील से हटा दिया। जो बाइडेन गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बोला कि भैया आप लोग ज्वाइन कर लो, लेकिन अब ईरान ये कह रहा है कि पहले यूएसए हमारे अगेंस्ट सैंक्शंस हटाए और हमको रिटर्न वो दे कि भैया ठीक है हम डील में वापस आ रहे हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू अवर इनरिचमेंट, न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम। तो ये जो पहला सबसे बड़ा चैलेंजर है टू द यूएस सुप्रीमेसी, जिसने दिखाया कि यूएस से डर नहीं लगता हमको,
वो है ईरान। दिस इज द फर्स्ट पावर। दूसरा जो है वो है रशिया। सेकंड पावर इज रशिया। अगर आप रशिया का देखें तो बहुत ज़्यादा अभी एग्रेसिव हो गया है, चाहे वो यूक्रेन वाला रीजन हो, चाहे यूक्रेन का रीजन हो, चाहे वो आपका बेलारूस वाला रीजन हो। हमने देखा कि किस तरीके से रशिया ने बेलारूस को सपोर्ट किया है, एंड बेलारूस को सपोर्ट बस नहीं कर रहे, वहाँ पे रेफ्यूजी क्राइसिस भी करा दी उन्होंने पोलैंड वाले रीजन में, यहाँ पे रेफ्यूजी क्राइसिस तक करा दी है। तो रशिया भी सेकंड बहुत ही एमिनेंट थ्रेट है, और रशिया को डर भी नहीं लगता। ऐसा नहीं कि रशिया के पहले सैंक्शंस के लिए नहीं डराया गया हो, या रशिया के अगेंस्ट पहले सैंक्शंस ना किए गए हों, लेकिन रशिया घबराता नहीं है। रशिया के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव से डाइवर्सिफाइड है, इसलिए रशिया घबराता नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा थ्रेट है, हम सब जानते हैं वो कौन सा है, वो है चाइना, है ना। द थर्ड थ्रेट इज द चाइना। द थर्ड थ्रेट टू यूएस सुप्रीमेसी इज चाइना। और हमने देखा है किस तरीके से चाइना एग्रेसिवली साउथ चाइना सी में अपने काम कर रहा है। 5G टेक्नोलॉजी में अगर आप देखो, 5G टेक्नोलॉजी में उसमें भी चाइना काफ़ी आगे बढ़ गया है। हमने चाइना का फिर ये भी देखा कि यूएस को डायरेक्ट उन्होंने कई जगहों पे मात भी दी है, कई जगहों पे उन्होंने यूएस को मात दी है। एंड न सिर्फ इतना, बल्कि ताइवान में अभी रिसेंटली ताइवान में बहुत सारे उन्होंने अपने फ्लाइट्स और ये सब भेजे थे। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो डायरेक्ट थ्रेट है टू द अमेरिकाज सुप्रीमासी या अमेरिकाज सुपर पावर स्टेटस। चाइना इज द डायरेक्ट थ्रेट टू दैट। और ये सारी चीज़ें हमको पॉइंट आउट कर रही हैं कि अब जो यूएस एक समय ऐसा था जब यूएस जो बोलता था वही होता है। सो now it is very difficult for US to regain that status and until and unless you have these powers working on, जब तक ये पावर्स काम कर रही हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने ये भी कहा कि अमेरिका के एक्शंस बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा टफ चॉइसेस अमेरिका को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, मान लो अमेरिका रशिया के अगेंस्ट सैंक्शन करता है, तो रशिया किसके क्लोज जाएगा? चाइना के क्लोज जाएगा। और अमेरिका ये भी नहीं चाहेगा कि रशिया चाइना के क्लोज जाए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के पास बहुत ही टफ चॉइसेस हैं। वो नहीं चाहता कि यूरेशिया वाला रीजन और स्ट्रांग हो और उसकी जो सुप्रीमेसी है उसको और ज़्यादा क्वेश्चन उठे। सो नाउ इट विल बी वेरी टफ फॉर अमेरिका टू मूव अहेड। किस तरीके से मूव अहेड करेगा और क्या उसके चॉइसेस होने वाले, काफ़ी टफ होने वाला है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। दूसरा जो आर्टिकल है वो है ग्लोबल गेटवे टू क्रिएटिंग लिंक्स नॉट डिपेंडेंसीज। यहाँ पे देखो, ये आर्टिकल मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो भी ये दो लोग हैं, इन्होंने से बड़ाई की है। किसकी बड़ाई की है? यूरोपियन यूनियन की। बोले हम भैया बहुत अच्छे हैं, हम आपको डेट नहीं देते, हम आपको पैसा देते हैं और प्यार से हम काम करते हैं, हम डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करना चाहते, हम तो आपको वो बना सेल्फ सफिशिएंट, आपको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल और केवल इसमें एक इम्पॉर्टेंट यूरोपियन यूनियन और इंडिया की कनेक्टिविटी पार्टनरशिप की। अभी रिसेंटली आपको मई 2021 में, मई 2021 में लीडर समिट हुआ था, इंडिया यूरोपियन यूनियन लीडर समिट हुआ था। ठीक है ना? कब हुआ था? मई 2021 में। ठीक है ना? वहाँ पे हमने एक EU इंडिया कनेक्टिविटी पार्टनरशिप की बात की है। EU इंडिया कनेक्टिविटी पार्टनरशिप, जिसमें हम बोल रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट, वायबल, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रूल बेस्ड अप्रोच रखेंगे टू कनेक्टिविटी। कैसी अप्रोच रखेंगे? ट्रांसपेरेंट, वायबल, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रूल बेस्ड अप्रोच रखेंगे। अब इसके लिए उन्होंने 2025 का EU इंडिया कनेक्टिविटी रोड मैप बनाया है। EU इंडिया कनेक्टिविटी रोड मैप 2025, इसको याद रखिएगा। एंड कनेक्टिविटी बेसिकली किन किन चीज़ों, किन किन बेसिक सेक्टर्स में होगी वह मैं आपको बता दूं। तो इसका जो उन्होंने बेसिक डॉक्यूमेंट बनाया उसका नाम है कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर EU स्ट्रेटजी। ठीक है ना? इसका बेसिक डॉक्यूमेंट 2018 का यही है, कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द EU स्ट्रेटजी। अब इसमें जो बेसिकली पार्टनरशिप है उसमें पहला है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करें, इंसेंटिवाइज करें किसको? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। ठीक है ना? दूसरा इन्होंने कहा है कि 4 एरियाज हैं कनेक्टिविटी के, 4 एरियाज हैं मेजर जो कनेक्टिविटी के हैं। पहला है डिजिटल टेक्नोलॉजी इज द कनेक्टिविटी एरिया। पहला कौन सा है? डिजिटल। दूसरा है ट्रांसपोर्ट, यानी कि बेटर प्लानिंग, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स लाया जाए ताकि इंटरकनेक्शन हो सके, कॉरिडोर्स बनाया जा सके दोनों कंट्रीज के बीच में, एयर कॉरिडोर्स एंड ऑल। तो पहला हो गया डिजिटल टेक्नोलॉजी में कनेक्टिविटी, दूसरा है ट्रांसपोर्ट में, तीसरा है एनर्जी, थर्ड इज एनर्जी एंड फोर्थ इज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। तो कहाँ कहाँ कनेक्टिविटी की बात की जाएगी, लिख लेना ये सारी चीजें, आंसर राइटिंग में बहुत एसेंशियल होगा।
कनेक्टिविटी के ऊपर कोई भी आंसर आए तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि कनेक्टिविटी 4 आयामों में होती है, कनेक्टिविटी 4 पॉइंट्स में होती है। पहला डिजिटल कनेक्टिविटी, दूसरा है ट्रांसपोर्ट के वाया कनेक्टिविटी, थर्ड इज योर एनर्जी कनेक्टिविटी, एनर्जी ग्रिड्स और ये सब जो कनेक्ट करते हैं मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म्स ले आते हैं, एंड लास्ट इज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है। तीसरा उन्होंने बोला है कि कनेक्टिविटी सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब कि आप इस तरीके से इंक्लूसिव रखो, ट्रांसपेरेंट रखो, सस्टेनेबल रखो, दोनों कंट्रीज के लिए उसको डेट ट्रैप में मत फंसाओ, उसको इस तरह से मत फंसाओ कि वो हमेशा के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, उसको सस्टेनेबिलिटी का पार्ट पढ़ाओ, उसको ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो दिस इज द पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दिस इज द एडिटोरियल 2 ऑफ टुडे, आई होप यू गॉट clarity. Central Asian leaders invited for the Republic Day. तो रिपब्लिक डे के लिए सेंट्रल एशियन लीडर्स को कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान को इन्विटेशन भेजा गया है। नाउ लेट्स सी कि इफ दे एक्सेप्ट दैट इन्विटेशन, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट कि चारों जो लीडर्स हैं दे आर प्रेजेंट देयर। इंडिया ले इन्फेसिस ऑन अनक्लॉज, अब यहाँ पे इंडिया इन्फेसिस दे रहा है अनक्लॉज के ऊपर, एंड दे आर गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी आर कमिटेड टू प्रमोट अ फ्री ओपन रूल बेस्ड ऑर्डर रूटेड इन लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिया ने कहा है कि हम बिल्कुल रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, अनक्लॉज को फॉलो करेंगे। अब अनक्लॉज है क्या? अनक्लॉज इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। अनक्लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट एंड साइन की गई थी 1982 में। इट वॉज अडॉप्टेड एंड साइंड इन 1982, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। और इट रिप्लेस्ड 4 जिनीवा कन्वेंशंस ऑफ अप्रैल 1958। 4 जिनीवा कन्वेंशंस थे उसके पहले के जिनको इसने रिप्लेस किया था, ठीक है ना। अब वो कौन कौन से थे मैं आपको बता दूं। द कन्वेंशन जो ये थे 4 थे, सॉरी याद रखिएगा, 4 जिनीवा कन्वेंशंस ऑफ अप्रैल 1958 उनको रिप्लेस किया था इसने, ठीक है ना। किसने? अनक्लॉज ने 4 जनीवा कन्वेंशंस 1958 के थे रिगार्डिंग द सी कंटिग्यूअस जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड हाई सीज, उनको इसने रिप्लेस किया था, ठीक है ना। तो अब 1958 के जनीवा कन्वेंशंस जो कि हाई सीज, कंटिग्यूअस जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन सबसे रिलेटेड उनको रिप्लेस किया था। 1982 में अडॉप्ट और साइन किया गया था। इसने कुछ नए इंस्टीट्यूशंस बनाए थे जिनके नाम इस तरीके से। पहला इसने बनाया था इटलॉस, यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी। इटलॉस इसको हम बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी। दूसरा है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। क्या है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तीसरा है द कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये 3 बॉडीज हैं जो कि अनक्लॉज ने बनाई हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इटलॉस हो गया, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी हो गया, और कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, ठीक है ना। अब ये जो अनक्लॉज है ये आपको याद रखना, साइन तो 1982 में हुआ था, लेकिन फोर्स में कब आया? 1994 में फोर्स में आया। और एट प्रेजेंट 133 स्टेट्स हैव साइंड एंड रेटिफाइड अनक्लॉज। कनाडा, इजराइल, टर्की, यूएसए एंड वेनेजुएला, याद रखिएगा, कनाडा, इजराइल, टर्की, यूएसए एंड वेनेजुएला आर अमंग दोज हु हैव नॉट येट रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। अनक्लॉज को रेटिफाई नहीं किया है यूएसए ने, अनक्लॉज को रेटिफाई नहीं किया है कनाडा ने। तो कनाडा, इजराइल, टर्की, यूएसए एंड वेनेजुएला आर द कंट्रीज विच हैव नॉट येट रेटिफाइड दिस अनक्लॉज। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एक लर्निंग हो जाती है कि इसको याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनक्लॉज को रेटिफाई इनमें से कौन से कंट्रीज ने नहीं किया है, जिसमें यूएसए का ऑप्शन दे देगा, और वहाँ पे अगर आपको लगता है कि इसने किया तो गलत हो जाएगा, इसने नहीं किया, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। एंड लॉ ऑफ द सी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो कि इंटरनेशनल मॉनिटर करती है कि किस तरीके से शिप्स की मूवमेंट होगी एंड ऑल, किस जोन में आप मूव कर सकते हैं, किस जोन में आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं ना। हमने पढ़ा है ना, इसी के अंदर हमने पढ़ा था 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल वाटर्स होता है, 24 नॉटिकल माइल्स तक आपका कंटिग्यूअस जोन होता है, फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो ये आपको थोड़ा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स एज वेल। 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, ये अगर आप मुझे बता दो तो मज़ा आ जाए ना। वो 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं? तो दिस इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम टेस्टेड। डीआरडीओ ने एक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम को टेस्ट किया है। सुपरसोनिक क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। देखो,
साउंड की स्पीड जो होती है ना वो 1 मैक ली जाती है। साउंड की स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या ली जाती है, 1 मैक ली जाती है, 1 मैक। अब यहाँ पे अगर 1 मैक से कम स्पीड है, इफ़ द स्पीड इज लेस देन 1 मैक तो हम उसको बोलते हैं सब सोनिक। इफ़ द स्पीड इज लेस देन 1 मैक तो हम उसको बोलते हैं सब सोनिक। इफ़ द स्पीड इज इक्वल्स टू 1 मैक तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसोनिक, ट्रांसोनिक, ठीक है ना। इफ़ द स्पीड इज मोर देन 1 मैक एंड लेस देन इक्वल टू 5 मैक, अगर 1 मैक से ज़्यादा है बट लेस देन इक्वल टू 5 मैक है तो हम उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। एंड इफ़ द स्पीड इज मोर देन 5 मैक तो हम उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो दीज आर द क्लासिफिकेशंस, आप इनको याद रखिएगा। अब सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम है ये। टॉर्पीडो सिस्टम आपको पता है क्या होता है? टॉर्पीडो सिस्टम आपका वाटर के अंदर से भी आप लॉन्च कर सकते हो, वाटर के ऊपर से भी लॉन्च कर सकते हो, और ये जो इसका हेड होता है ना ये एक मतलब डेटोनेटर टाइप का होता है, मतलब डेटोनेट हो जाता है जब ये टारगेट से या तो टकराएगा या टारगेट की जैसी रेंज में आएगा तो ये डेटोनेट हो जाएगा या फट जाएगा, तो उसको नष्ट करने के लिए एक तरीके से होता है ये टॉर्पीडो, इसी तरीके से काम करता है। तो आई थॉट कि मैं आपको बता दूं टॉर्पीडो होता क्या है। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम है जिसको कि डीआरडीओ ने अभी लॉन्च किया। कहाँ से? व्हीलर आइलैंड, जो कि आपका उड़ीसा में है, वहाँ से इसने लॉन्च किया। व्हीलर आइलैंड से लॉन्च किया। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। तो यहाँ पे मैंने टॉर्पीडो की डेफिनेशन भी लिखी है। टॉर्पीडो इज एन अंडर वाटर रेंज्ड वेपन लॉन्च्ड अबव और बिलो द वाटर। अंडर वाटर रेंज्ड वेपन होता है वैसे, लेकिन इट कैन बी लॉन्च्ड अंडर और ओवर द वाटर एंड इट सेल्फ प्रोपेल्ड टुवर्ड्स द टारगेट एंड एक्सप्लोजिव वॉरहेड। इसका जो वॉरहेड होता है वो एक्सप्लोजिव होता है। सो जैसे ही वो रेंज में आता है तो डेटोनेट हो जाता है, फूट जाता है, ठीक है ना। इंडियाज हरनाज संधू क्राउंड द मिस यूनिवर्स 2021। तो हरनाज संधू को क्राउन दिया गया है मिस यूनिवर्स 2021 का। एंड पंजाब की हैं ये, चंडीगढ़ की हरनाज संधू हैं एंड शी हैज़ वॉन द मिस यूनिवर्स 2021 पेजेंट एंड 21 ईयर्स की हैं ये, याद रखिएगा। एंड इसके अलावा जो अदर मॉडल्स हैं हु हैव बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स अर्लियर आर सुष्मिता सेन इन 1994 एंड लारा दत्ता इन 2000। तो सुष्मिता सेन को 1994 में, लारा दत्ता को 2000 में अवार्ड ऑलरेडी दिया जा चुका है। ऐश्वर्या राय को क्या अवार्ड दिया गया था? ऐश्वर्या राय को यही दिया गया था ना, एक बार मुझे क्लियर बताना आप लोग कौन सा दिया गया था। सुष्मिता सेन को तो दिया गया था, लारा दत्ता को भी दिया गया था। एक बार ऐश्वर्या राय को मेरे अकॉर्डिंग तो यही दिया गया था, पता नहीं ऐश्वर्या राय क्या बनी थी, मिस यूनिवर्स तो बनी थी यार, है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा, है ना। आई थिंक 1994 का ही उसको मिला था ऐश्वर्या राय को। अब यहाँ पे द हिंदू हो सकता है गलत भी हो, है ना, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो एक बार आप लोग मिला के देख लेना कब हुआ था, है ना। तो ये आप लोग क्लियर ज़्यादा बता पाएंगे मुझे। आई थिंक कि 1994 का जो 1994 का हो सकता है सुष्मिता को ही मिला हो। आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, ठीक है ना, ईयर्स क्लियर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। लेकिन ऐश्वर्या, सुष्मिता और लारा दत्ता इन तीनों को मिला है, तो ऐश्वर्या राय को भी मिला है मेरे हिसाब से, तो है ना। एंड नहीं, ऐश्वर्या राय वॉज मिस वर्ल्ड। ओके, आई गॉट क्लैरिटी। ऐश्वर्या राय वॉज मिस वर्ल्ड नॉट मिस यूनिवर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐश्वर्या राय वॉज मिस वर्ल्ड थी, आई थिंक 1994 की मिस वर्ल्ड थी ऐश्वर्या राय। सुष्मिता सेन 1994 की मिस यूनिवर्स थी और ये लारा दत्ता 2000 की मिस यूनिवर्स थी, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ऐश्वर्या राय 1994 की मिस वर्ल्ड थी ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन 1994 की मिस यूनिवर्स थी और लारा दत्ता 2000। ओके, आई गॉट, इसको क्लियर कर लेना, है ना। ऐश्वर्या राय वॉज नॉट मिस यूनिवर्स, ऐश्वर्या राय वॉज मिस वर्ल्ड। आई गॉट, मेरे को मिस यूनिवर्स के अलावा मिस इंडिया बस याद आ रहा था, मिस वर्ल्ड याद ही नहीं आ रहा था कि मिस वर्ल्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ है नहीं जिसको हम डिस्कस करें, है ना। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।